साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर। साथियों हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं साथियों। तो साथियों आप लोग जो है मेरे को लगता है कि पहली क्लास से आप लोग जुड़े हुए हो और हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स बना रहे हो। साथियों आप लोग जो है अगर पहली बार चैनल पर आपने विजिट किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने दोस्त को इस मुकेश नागर को आप लोग जो है प्यार दीजिए साथियों। तो साथियों हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज क्या टॉपिक है। आदिकाल का सीमांकन। साथियों आदिकाल का जो सीमांकन है किसके द्वारा क्या सीमांकन किया गया है, किसके द्वारा यहाँ पर जो है आदिकाल का किस काल के अनुसार सीमांकन किया गया है, किस राइटर ने आदिकाल को जो है किस किस सीमा के अंदर रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा आदिकाल को जो है 643 ईस्वी तो यहाँ पर स्टार्टिंग मानी है और इसकी जो अंतिम सीमा मानी है वो 1400 ईस्वी मानी है। किसके द्वारा साथियों? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। ये ईस्वी में आप लोगों को बता रहा हूं, किसमें बता रहा हूं? ईस्वी में। इसमें आप अगर जो है इसमें प्लस अगर 57 करोगे तो ये आप लोगों को इसमें पता लग जाएगा कि विक्रम संवत में क्या आएगा। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो समय सीमा मानी गई है 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक याद हो जाना चाहिए, 100% याद रहना चाहिए। मिस्र बंधुओं के द्वारा जो आदिकाल की समय सीमा है, यहाँ पर हम लोग जो है आदिकाल की सीमांकन के बारे में बात कर रहे हैं साथियों। तो आदिकाल की समय सीमा जो है मिस्र बंधुओं के द्वारा 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक समय सीमा मानी गई है, याद हो जाना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक सीमांकन किया गया है। किसका किसका सीमांकन किया गया है? आदिकाल का सीमांकन किया गया है। सीमांकन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर साथियों में आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड है, नेट से रिलेटेड, कहीं से भी कोई भी पेपर मिला लीजिए, इससे बार एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। जो मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आप लोगों को करवा रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 993 यानी कि 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक की जो आदिकाल की समय सीमा मानी गई है साथियों, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल के द्वारा जो आदिकाल की समय सीमा मानी गई है 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक डॉक्टर रामशंकर शुक्ल के द्वारा आदिकाल की समय सीमा मानी गई है, याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मिस्र बंधुओं के द्वारा 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल के द्वारा 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अब आदर्श काल विभाजन क्या है? अरे इतने लोगों ने काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों का नाम दिया। किसी ने आरंभिक काल, किसी ने प्रारंभिक काल, किसी ने संधि चारण काल, किसी ने क्या काल, सबने अलग अलग नाम दिया है। लेकिन एक आदर्श काल विभाजन क्या रहा है? यह आदर्श काल विभाजन यहाँ पर आप लोगों को यह है, तो इसी को ही आप लोग याद रखेगा। लेकिन जिसके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उन काल विभाजन को भी आप लोगों को याद ही रखना होगा। चलिए देखते हैं आदर्श काल विभाजन यहाँ पर क्या है। तो आदर्श काल विभाजन में जो आदिकाल है, आदिकाल को साथियों 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, ये एकदम फैक्ट है, पूरा निचोड़ आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं, एकदम 100% फैक्ट है। और इसको ढंग से याद कर लेना, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा अगर वो किसी राइटर के अनुसार आता है, किसी राइटर के अनुसार आता है कि इसमें आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है, तो वहां पर तो उसके अनुसार आंसर देना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है आदिकाल को किस समय सीमा के अंतर्गत रखा गया है या आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है, अगर किसी के अनुसार आता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के आता है तो 643 से 1400 ईस्वी आ जाएगी। और इनके अनुसार किसी के अनुसार भी आता है तो जो इनके बारे में दी गई है इसको याद रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट आता है कि
आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो फिर आपको 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी वाला ही याद रखना है और इसी आंसर को राइट करके आना है। भक्ति काल की समय सीमा यहाँ पर क्या रहेगी, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक क्या हो जाएगी, भक्ति काल की 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रहेगी। रीति काल की समय सीमा 1650 से 1850 ईस्वी तक, भक्ति काल के बाद में रीति काल की समय सीमा यहाँ पर मानी जाएगी। तो रीति काल की जो समय सीमा है वो क्या है, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाएगी। आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से अब तक, जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो 1850 से अब तक समय सीमा मानी जाएगी। साथियों यही काल विभाजन आप लोगों को याद रखना है और इसी प्रोसेस में आपको याद रखना है। सबसे पहले आदिकाल, सब उसके बाद में भक्ति काल, उसके बाद में रीति काल और उसके बाद में आधुनिक काल है, आपको याद रखना होगा। साथियों उसके बाद में जो काल विभाजन आता है वो आता है पुनर्जागरण काल। आप सबको पता होगा पुनर्जागरण काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भारतेंदु युग भी कहा गया था, यानी कि भारतेंदु युग को ही क्या कहा गया, पुनर्जागरण काल कहा गया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं कि भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल को क्या नाम दिया गया है, भारतेंदु युग नाम दिया गया है। तो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अधिकतर यही पूछा गया है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, नेट ले लीजिए, स्लेट ले लीजिए, कुछ भी एग्जाम जहां पर भी हिंदी साहित्य का एग्जाम आता है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या डीएसएसबी हो, कुछ भी हो, वहां पर इनके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% ये क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। साथियों बढ़ते हैं आगे। जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी युग, यानी कि द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है, जागरण सुधार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहते हैं, जागरण सुधार काल कहते हैं। इसके बाद में आता है छायावाद काल। छायावाद प्रसाद पंत और निराला का काल माना जाता है। जो प्रसाद पंत यानी कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको सबको पता होगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद की बात करें, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर है पंत और यहाँ पर निराला। तो ये सारे के सारे सुमित्रानंदन पंत, आचार्य ये जो निराला है, इन तीनों के तीनों को ही यहाँ पर रखा गया है, वो है छायावाद काल में। तो प्रसाद पंत निराला के नाम से जो है हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन वो छायावाद में आते हैं और छायावाद के नाम से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रसाद पंत निराला जो है किसके कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। महादेवी वर्मा किसकी कवयित्री है, छायावाद की कवयित्री है। यह आप लोगों को याद रखना है। छायावाद के बाद में जो काल आता है वो है प्रगतिवाद काल। प्रगतिवाद काल को जो साम्यवादी युग जिसको हम कहते हैं, कौन सा युग, साम्यवादी जो युग है उसको प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद काल आता है। प्रयोगवाद जो काल है उसको तार सप्तक का काल कहा जाता है, जो अज्ञ के द्वारा गढ़े गए थे। तार सप्तक के लिए सबसे मूल बात अगर करेंगे तो एक सप्तक में 7 कवियों को रखा गया था। किसी एक कवि के किसी एक तार सप्तक के अंदर जो है किसी एक कवयित्री को भी रखा गया था। और वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है किस तार सप्तक में किसी भी कवयित्री को नहीं रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर अज्ञ की बात हम करेंगे। जो अज्ञ का जो युग है उसको तार सप्तक युग कहते हैं और तार सप्तक का जो युग है वो प्रयोगवाद को कहा जाता है। और ये याद रखेगा, प्रयोगवाद के बाद में आता है नवलेखन काल, जिसको हम लोग नई कविता के नाम से भी जानते हैं। ये पूरा का पूरा जो काल विभाजन है साथियों, ये 100% आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। इनकी समय सीमा भी आपको याद होनी चाहिए। इनकी एक एक की समय सीमा जो नीचे दिए गए हैं इन सबके मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में। तो फिर इसके बाद में आधुनिक काल के बाद में पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु युग को कहा जाता है, जागरण सुधार काल जो द्विवेदी युग को कहा जाता है, छायावाद काल प्रसाद पंत निराला के युग को कहा जाता है, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद काल जो साम्यवादी काल होता है, फिर प्रयोगवाद काल होता है, तार सप्तक या अज्ञ वाले को कहा जाता है, प्रयोगवाद के बाद में नवलेखन काल होता है जिसको नई कविता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो साथियों ये पूरा का पूरा सीमांकन और ये पूरा का पूरा एक आदर्श काल के बारे में
आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों। साथियों अगर आप पहली बार जुड़े हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना साथियों। आप लोगों को यहाँ पर हिंदी साहित्य से, इतिहास से संबंधित छोटे से पैनल पर मैं आप लोगों को ऐसा कंटेंट देकर जाऊंगा कि आप खुद याद करोगे कि आप जबरदस्त नोट्स है। पहले ही लेक्चर से आप लोग स्टार्टिंग से नोट्स बना लीजिए, आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो साथियों जुड़िए और आप लोग फायदा उठाइए। साथियों मैं एक बार फिर बोलूंगा, अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो आप लोग अपने वो बड़ी बड़ी टीवी पैनल पे देखते रह जाओगे। ये नोट्स आप लोगों को वहां नहीं मिलेंगे साथियों, ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। आप कुछ भी पेपर मिला लीजिए, आपको यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मैं नोट्स करवा रहा हूँ साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से।